बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन के चैप्टर से है, जिसमें हमने पढ़ना है फैक्टर्स इफेक्टिंग हार्डी-वीनबर्ग लॉ। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं हार्डी-वीनबर्ग लॉ। हार्डी-वीनबर्ग लॉ के मुताबिक सपोज ये हमने लिया एक पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन है, इसमें 50 लोग रहते हैं, 50 लोग रहते हैं। इन 50 लोगों के हम आई कलर को स्टडी करते हैं। आई कलर एक कैरेक्टर है। कोई भी कैरेक्टर दो एलील से कोड होता है। सपोज आई कलर एक कैरेक्टर है, उनके लिए हर एक इंडिविजुअल में, मुझ में, आप में, आपके दोस्तों में, आपके दुश्मनों में, सब में दो दो एलील्स होंगे एक ही कैरेक्टर को कोड करने के लिए। कैरेक्टर क्या है? जैसे आई कलर एक कैरेक्टर है, जैसे बालों का शेप जो है वो एक कैरेक्टर है, जिसके हाइट जो है वो क्या है, एक कैरेक्टर है। तो हर एक कैरेक्टर को कोड करने के लिए दो एलील्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हम आई कलर को स्टडी करते हैं। इस पॉपुलेशन में हमारे पास जो लोग रहते हैं उनकी आई कलर या तो ब्लैक है या ब्राउन है, और हम ब्लैक को डोमिनेंट मानते हैं और ब्राउन यानी ब्राउन को हम रिसेसिव मानते हैं, रिसेसिव लेते हैं। ब्लैक कलर को हम कैपिटल बी एलील से जाहिर करते हैं और ब्राउन कलर को हम स्मॉल बी एलील से जाहिर करते हैं। अब यहाँ पे जो 50 लोग हैं, हर एक के पास आई कलर के लिए दो दो एलील्स हैं। किसी के पास कैपिटल बी है, किसी के पास कैपिटल बी स्मॉल बी है, किसी के पास स्मॉल बी है, इसी तरह स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। यानी ये 50 लोग हैं, हर एक के पास दो दो एलील हैं। किसी के पास कैपिटल बी है, किसी के पास कैपिटल बी है, किसी के पास स्मॉल बी है। सपोज यहाँ पे जो कैपिटल बी है, इस पॉपुलेशन में जो एलील्स हैं, कैपिटल बी जो है वो 100 यानी 50 लोग हैं, तो 50 लोगों के पास दो दो एलील्स होंगे, तो एलील्स हमारे पास आएंगे 100। तो इन 100 एलील्स में से 80 एलील्स जो है वो कैपिटल बी हैं और 20 एलील्स जो है वो स्मॉल बी हैं। यानी ये किस रेशो से आ रहे हैं? ये हमारे पास आ रहे हैं, यानी ये कैपिटल बी हमारे पास आ गया है 4 और स्मॉल बी हमारे पास आ रहे हैं 1, यानी 4:1 की निस्बत से ये आ रहे हैं हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इक्वेशन की, यहाँ पे अगर हम एक बात करें इक्वेशन की, P + Q = 1, ये प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि इसका क्या मतलब है। P को हम लेते हैं डोमिनेंट यहाँ पे क्या था, कैपिटल B था, और Q को हम लेते हैं रिसेसिव हमारे पास यहाँ पे क्या था, आई कलर के लिए स्मॉल b था, और स्मॉल b हमारे पास कितने थे, 20 थे। तो इसको अगर हम 100 में लें, 100 में, क्योंकि ये 100 एलील्स हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 0.8 और ये हमारे पास आ जाएंगे 0.2। यानी कैपिटल बी के एलील जो है वो हमारे पास आ रहे हैं 0.8 और स्मॉल बी के जो एलील हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 0.2। यहाँ पे मैं 0.8 और 0.2 क्यों ले रही हूँ? इसलिए कि कोई भी कैरेक्टर हार्डी-वीनबर्ग लॉ के मुताबिक कोई भी कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। तो 1 में से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे,
ये 0.8 प्लस 0.2 अगर हम कर लें तो ये 1 के बराबर आता है। P यहाँ पे कुछ भी नहीं है, P जस्ट जाहिर करता है कैपिटल एलील को, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे 0.8 प्लस Q क्या जाहिर करता है, Q यहाँ पे जाहिर करता है स्मॉल एलील को जो कि B है, इसकी वैल्यू क्या है 0.2 और ये 1 के बराबर आ रहा है, यानी 0.8 प्लस 0.2 अगर हम कर लें तो ये 1 के बराबर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉपुलेशन में जितने लोग हैं 50 लोग हैं, उनके अगर बच्चे पैदा हो जाएं, हर एक के ये बच्चे पैदा हो गए, एक एक बच्चा हर एक का पैदा हो गया। अब लोग हमारे पास कितने हो गए 50 थे, हर एक के बच्चे पैदा हो गए, 50 में से 50 और डाल दो तो हमारे पास जो लोग आ गए वो हो गए 100। अब 100 लोगों के पास जो एलील्स होंगे वो कितने होंगे, अब हमारे पास जो एलील आ रहे हैं वो है 200। 200 एलील्स में से भी अगर हमारे पास यही निस्बत आ रहा है, यानी इस रेशो से यही एलील्स आ रहे हैं, जो कैपिटल बी है वो 0.8 आ रहा है और जो स्मॉल बी है वो 0.2 आ रहा है, तो हम कहते हैं कि इस पॉपुलेशन में हार्डी-विनबर्ग लॉ एग्जिस्ट करता है, यानी कोई एवोल्यूशन नहीं होता। हार्डी-विनबर्ग लॉ क्या कहता है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी एंड अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन। क्या मतलब है कि यहाँ पे जो बच्चे पैदा हो गए, जो अगली जेनरेशन आई, उनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो उतनी ही है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो उतनी ही है, चेंज नहीं हुई, जेनरेशन टू जेनरेशन स्टेबल है, पॉपुलेशन की एलीलिक फ्रीक्वेंसी स्टेबल है। तो हम कहते हैं कि हार्डी-विनबर्ग लॉ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जब भी हार्डी-विनबर्ग लॉ एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे कोई एवोल्यूशन नहीं होता, लेकिन हार्डी-विनबर्ग लॉ एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हार्डी-विनबर्ग लॉ को अफेक्ट करते हैं और एवोल्यूशन कराते हैं। वो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स है नंबर 1 जीन माइग्रेशन, नंबर 2 फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट, नंबर 3 इज म्यूटेशन, नंबर 4 इज recombination, number 5 is natural selection, and number 6 is non-random mating. non-random mating ये 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हार्डी-विनबर्ग लॉ को इफेक्ट करते हैं और एवोल्यूशन कराते हैं, यानी इन फैक्टर्स से जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन की वो चेंज हो जाती है नेक्स्ट जेनरेशन में। तो जब भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि एवोल्यूशन होता है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन का क्या मतलब है, जीन माइग्रेशन, सपोज ये एक पॉपुलेशन है पॉपुलेशन ए और ये एक पॉपुलेशन है पॉपुलेशन बी, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जिनके आई कलर ज्यादातर लोगों के ब्लैक हैं और बहुत ही कम लोग हैं जिनके आई कलर ब्राउन है। कुछ ही लोग हैं जिनका आई कलर जो है वो ब्राउन है। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन बी है वहां पे जो लोग रहते हैं उनका आई कलर जो है वो ज्यादातर लोगों का ब्राउन है और कुछ लोग जो है
उनका ब्लैक है। अब सपोज ये पाकिस्तान है और ये कोई अरब कंट्री है, तो पाकिस्तान से लोग जाते हैं जॉब के सिलसिले में, तो रेंडमली कुछ लोग गए एक महीने में, सपोज ये लोग गए मूव कर गए अरब ममालिक में। तो यहां से जो रैंडमली लोग गए वो कौन लोग थे? दो जो थे वो ब्लैक आई वाले थे और 4 जो थे वो ब्राउन आईज वाले थे। तो यहाँ पे जो एलील्स गए, जो ब्राउन आईज वाले गए, यानी लोग क्या होते हैं उनके पास ही एलील्स होते हैं, वो एलील्स छोड़ के तो नहीं जाते। जो उनका कलर आई कलर होता है उनके पास एलील्स होते हैं, तो वो जब जाते हैं तो एलील्स भी उनके पास माइग्रेट कर जाते हैं, उनके साथ माइग्रेट कर जाते हैं। तो यहाँ से जो ब्राउन कलर्स के एलील्स थे उनके पास वो लोग जब गए, और तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ब्राउन आइज के लोग कम थे, यानी ब्राउन आइज वाले एलील्स हमारे पास कम थे, और इनके रैंडमली जाने से इस पॉपुलेशन पे क्या हुआ? असर क्या हुआ? यहाँ पे जो ऑलरेडी कम थे ब्राउन आइज की एलील्स, वो उनके मूव करने से और भी कम हो गए। तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? और भी कम हो गई। और यहाँ पे ऑलरेडी ब्राउन ज्यादा थे और इनके जाने से यहाँ पे एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है और भी बढ़ गई। तो इन पे भी, इन दोनों पॉपुलेशन पे इसका असर हुआ। यहाँ से ई माइग्रेशन हुई, ई माइग्रेशन का मतलब ई से याद कर लें एग्जिट मतलब यहां से जाना, और यहाँ पे इमिग्रेशन, जो लोग आए, जो एलील यहाँ पे आए, तो इस पे भी यहाँ पर भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई और यहाँ पर भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो गई। तो इसको बोलते हैं जीन माइग्रेशन। अगर इसी तरह लोग जाए जा रहे हैं, हर हफ्ते हर मंथ जाए जा रहे हैं, अरब ममालिक जाए जा रहे हैं, तो क्या होता है? इसको बोला जाता है जीन फ्लो। यानी यहाँ से जो एलील्स हैं उनकी फ्लो शुरू है, वो जाए जा रहे हैं, तो इनको बोला जाता है जीन फ्लो। अब सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। कोई लड़का है जो बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, ये एक बंदा है जो बहुत ज्यादा खा के मोटा हो गया है। अब ये इसने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा वर्जिश करना शुरू करूं ताकि फिट हो जाऊं। तो यहाँ पे कुछ ग्रास है, ये लॉन है, वहां पे ग्रास है। ग्रास में कुछ बीटल्स हैं, यहाँ पे ग्रास में कुछ बीटल्स हैं। इनमें ज्यादातर ब्लैक बीटल्स हैं, जो व्हाइट बीटल हैं वो बहुत ही कम मिकदार में है, कम नंबर में है। ये ऐसे वॉक पे निकला और अचानक से उसका पांव इन बीटल के ऊपर आ गया। अब इनकी कोई दुश्मनी नहीं है इन बीटल के साथ, इसको पता भी नहीं है कि मेरे पैर के नीचे बीटल्स आए हैं। और ये बीटल्स जो है, ये ब्लैक कलर के जो बीटल्स थे वो सारे मर गए। और यहाँ पे ये 3 जो बीटल्स रह गए, ये 3 बीटल्स, इनमें से 2 जो है वो व्हाइट हैं, एक जो है वो ब्लैक है। तो पहले यहाँ पे जो पॉपुलेशन था, जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी थी, वो ब्लैक वाले ज्यादा मिकदार में थे, ब्लैक की एलीलिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी।
जबकि अब जो बच गए हैं उसमें क्या कितने बच गए हैं, उनमें जो 2 है वो वाइट है और 1 जो है वो ब्लैक बच गया है। तो यहाँ पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, यहाँ पे जो बच गए हैं न्यू पॉपुलेशन में वाइट कलर के जो बीटल्स हैं उनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यानी जो न्यू पॉपुलेशन है जो हमारे पास अब रह गए हैं उनमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी वाइट की ज्यादा है और पहले में ब्लैक की ज्यादा थी। तो यहाँ पे इस जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से इस बच्चे ने जो पेड़ रखा, रैंडमली पेड़ रखा, बाय चांस उसने पेड़ रखा, तो यहाँ से क्या हुआ, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो जब भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो ये हार्डी-वीनबर्ग लॉ को इफेक्ट करता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें, बाय चांस आर random change in allelic frequency in a population। तो यहाँ पे ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो गई। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट करता है स्मॉल पॉपुलेशन में, कभी भी जेनेटिक ड्रिफ्ट लार्ज पॉपुलेशन में ऑपरेट नहीं करता, ये बात भी नोट कर लें। ऑपरेट एन स्मॉल पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट 2 टाइप्स के हैं। एक है फॉन्डरिफिक, एक है बॉटल नेक इफेक्ट। फॉन्डर इफेक्ट का क्या मतलब है, ये एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे कुछ बीटल्स रहते हैं सपोज, इन बीटल्स में ज्यादातर जो है वो ब्लैक कलर के हैं और बहुत कम जो है वो वाइट कलर के हैं। अब कोई नेचुरल डिजास्टर आया, फ्लड आया या विंड तेज हवाएं चलने लगी, तो इन्होंने इन बीटल्स को अपने साथ उड़ा के यहाँ पे इनको पटक दिया। इनमें से जो बीटल्स आई हवा के साथ, उनमें 2 जो है वो वाइट है और 1 जो है वो ब्लैक है। अब इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में, ओरिजिनल जो पॉपुलेशन था उनमें ब्लैक बीटल्स की तादाद ज्यादा थी, यानी ब्लैक की एलिलिक फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ रही थी, ज्यादा। इनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में ज्यादा थी। लेकिन नेचुरल डिजास्टर की वजह से, फ्लड की वजह से या तेज हवा के चलने की वजह से अब यहाँ पे जो न्यू पॉपुलेशन हुआ, इसको हम फाउंडर इसलिए बोलते हैं कि ये यहाँ पे आए, इस पॉपुलेशन को इन्होंने फाउंड किया। तो यहाँ पे जो फाउंडर हैं इनमें वाइट की तादाद ज्यादा है, तो रैंडमली ये यहाँ पे आ गए और एलिलिक फ्रीक्वेंसी इनकी चेंज हो गई। जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था वहां पे ब्लैक की एलिलिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, यहाँ पर वाइट तादाद में ज्यादा है, तो वाइट की यहाँ पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यानी ये एक सडन चेंज है, रैंडमली ये चेंज हुआ और किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ, इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट क्या है, बॉटल नेक इफेक्ट का मतलब है ये सपोज एक बॉटल है, अब ये इसका नेक जो है यहाँ से तंग होता है। अब नेक को हम लेते हैं कि यहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है, अर्थक्वेक आया है या फ्लड आ गया है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में ज्यादातर लोग जो है वो मर गए हैं। तो नेक को हम नेचुरल डिजास्टर से कंपेयर करते हैं
और ये पॉपुलेशन है। सपोज ये है एक पॉपुलेशन, यहाँ पे कुछ बीटल्स रहते हैं, यहाँ पे कुछ बीटल्स हैं, कुछ ब्लैक बीटल्स हैं और कुछ वाइट बीटल्स हैं। कुछ ब्लैक बीटल्स हैं और कुछ वाइट बीटल्स हैं। यहाँ पे ब्लैक बीटल्स की तादाद ज्यादा है, यानी एलीलिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ब्लैक की। एलीलिक फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? ब्लैक की ज्यादा है। सपोज कोई अर्थक्वेक आया तो यहाँ पे जो ब्लैक ज्यादा तादाद में थे, उनमें से ज्यादातर जो ब्लैक हैं वो क्या हुए? वो रैंडमली मर गए अर्थक्वेक की वजह से या किसी वजह से। तो अब जो पॉपुलेशन हमारे पास रह गया, उनमें एलीलिक फ्रीक्वेंसी वाइट यानी वाइट वाले ज्यादा रह गए। पहले तो वो तादाद में कम थे, उनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी कम थी ओरिजिनल पॉपुलेशन में, लेकिन जो अब हमारे पास इस पॉपुलेशन में जो रह गए, उनमें एक ब्लैक रह गया है और दो जो है वो वाइट रह गए हैं। अब इनके बच्चे होंगे, पॉपुलेशन इनकी बढ़ेगी, तो हमारे पास क्या होंगे? एलीलिक फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एलीलिक फ्रीक्वेंसी किसकी बढ़ जाएगी? वाइट वालों की। यानी यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर की वजह से ओरिजिनल पॉपुलेशन की एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई और हमारे पास जो न्यू पॉपुलेशन आया वहां पे बिल्कुल डिफरेंट हमारे पास एलीलिक फ्रीक्वेंसी आई। तो इसको हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट। अब थर्ड क्या है? अब थर्ड फैक्टर है म्यूटेशन। म्यूटेशन 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 का क्या मतलब है? हमारे डीएनए में, हमारे जीन्स में सडन चेंज हो जाए तो इसको बोला जाता है म्यूटेशन। ये हमारा क्रोमोसोम है, इसमें होता है डीएनए, ये हमारा डीएनए है। डीएनए पे क्या लगे होते हैं? जीन्स लगे होते हैं, एलील्स लगे होते हैं। अब सपोज यहां से अल्ट्रावायलेट रेज आई, इसने हिट किया हमारे डीएनए के इस जीन को, ये सपोज जीन है, तो इस जीन में क्या हुआ? चेंजेस हो गई। सपोज यहाँ पे ग्वानिन था तो यहाँ पे कोई लग गया, एडेनिन लग गया, ग्वानिन की जगह एडेनिन लग गया, तो यहाँ पे चेंजेस हो गई। अगर ये म्यूटेशन जो है, अगर ये म्यूटेशन अच्छी है तो नेचर जो है इस अच्छी म्यूटेशन को सिलेक्ट करेगी और आगे जनरेशन में पास ऑन करेगी। तो यहाँ पर भी जो जीन्स है वो क्या होंगे? यानी पहले जो बंदा था उसमें इस जगह पे ग्वानिन था, लेकिन म्यूटेशन के बाद इस बंदे में क्या हुआ? यहाँ पे एडेनिन आ गया। अब ये जब शादी करेगा ये बंदा और इनके जो क्रोमोसोम्स जाएंगे, इनके क्रोमोसोम्स जब जाएंगे तो अब ग्वानिन वाले तो नहीं जाएंगे, अब इनमें जो म्यूटेशन हुई है वही इनमें से जाएंगे। तो इनके बच्चों में ये जो म्यूटेशन हो गई है वही क्रोमोसोम्स जाएंगे। तो यहाँ पे एलील्स जो है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। यहाँ पे कुछ एलीलिक फ्रीक्वेंसी कुछ और थी और म्यूटेशन के बाद कुछ और हो गए हैं। यानी एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से यहाँ पे हार्डी-विनबर्ग लॉ जो है वो इफेक्ट होता है। एक है म्यूटेशन जो कि हार्डी-विनबर्ग लॉ को इफेक्ट करता है। फोर्थ हम पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन फोर्थ फैक्टर इज रिकॉम्बिनेशन। जब जो बी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वहां पे जो जर्म सेल्स बनते हैं, मियोसिस होती है। तो मियोसिस में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स आए होते हैं फादर की तरफ से या मदर की तरफ से जो आए होते हैं
वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती हैं। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से वहाँ पे कुछ जीन्स जो है वो क्रॉस ओवर कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा पैदा होता है उनमें कुछ फादर के जीन्स आ जाते हैं और कुछ मदर के जीन्स आ जाते हैं। इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक बंदा है बहुत ही लंबा और इनकी कलर कम्प्लेक्शन जो है वो ब्लैक है और ये फादर हैं। कलर कम्प्लेक्शन के लिए इनके पास एलील्स हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी सपोज, और हाइट के लिए इनके पास एलील है कैपिटल एच और स्मॉल एच सपोज, इस तरह के एलील हैं। और ये हैं मदर कद में छोटी है लेकिन गोरी है, तो गोरी रंगत के लिए इनके पास एलील है स्मॉल बी, और छोटे कद के लिए इनके पास एलील है स्मॉल एच। क्योंकि हम बोलते हैं कि कैपिटल बी स्मॉल बी ये क्या होता है, ये डोमिनेट होता है लेकिन हेटेरोजाइगस डोमिनेट होता है, और कैपिटल बी क्या होता है, ये डोमिनेंट होता है। स्मॉल बी इसको हम लेते हैं कि ये रिसेसिव है, और वाइट कलर रिसेसिव होता है जबकि ब्लैक कलर को हम डोमिनेंट तस्वर करते हैं, और हाइट जो है वो डोमिनेंट होता है ओवर ड्वार्फ की। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन आ गई। इनका जो बच्चा पैदा हुआ वो कद में लंबा है बाप की तरह, लेकिन रंगत में जो है वो माँ की तरह गोरा है। अब इनमें जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी आई है, यहाँ से जो एलील्स आए हैं बाप की तरफ से, यहाँ से सपोज ये बी आ गया, ये क्या स्मॉल बी इनके पास आ गया, और मदर की तरफ से भी ये बी आ गया, तो ये गोरा है। यहाँ से इनके पास आया ये कैपिटल एच सपोज, और माँ की तरफ से भी एक एलील आया स्मॉल एच। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो गई है। कैसे? यहाँ पे इनके पास जो गोरापन था वो यहाँ पे माँ के पास तो था, लेकिन इनके फादर के पास ये एलील्स नहीं थे, तो यहाँ पे इनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज है फादर से, और यहाँ पे इनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज है मदर से। तो रिकॉम्बिनेशन से भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, यानी हार्डी-वीनबर्ग लॉ जो है वो डिस्टर्ब होता है और एवोल्यूशन होता है। नंबर 5 फैक्टर इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब है? जो भी बेनिफिशियल जीन्स होते हैं या जो भी बेनिफिशियल वैरायटी होती है उनको नेचर सेलेक्ट कर लेता है, उनकी जीन्स आगे नस्ल में पास ऑन होते हैं और वही सर्वाइव करता है। इनको बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। Number 2 is directional selection. Number 3 is disruptive selection. Stabilizing selection का क्या मतलब है? Suppose यहाँ पे एक environment है, यहाँ पे कुछ पत्थर हैं और मट्टी है। इस मट्टी और पत्थर का कलर डार्क ब्राउन है। यहाँ पे हमारे पास कुछ चूहे हैं। इन चूहों में कुछ जो है वाइट है यानी लाइट कलर के हैं, कुछ ब्राउन है, कुछ ब्राउन कलर के चूहे हैं, और कुछ डार्क कलर के यानी ब्लैक कलर के चूहे हैं। अब इस एनवायरनमेंट यहाँ पे जो ये रहते हैं, यहाँ पे मट्टी जो है उनका कलर और पत्थरों का कलर ब्राउन कलर का है, ये ब्राउन है। अब हमारे पास नेचर जिन चूहों को सिलेक्ट करेगा वो ब्राउन कलर के होंगे, ना तो वो व्हाइट को सिलेक्ट करेंगे ना ही वो ब्लैक को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो बीक बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, यानी हल्के जो व्हाइट कलर के हैं वो भी इस
पत्थरों में और इस मट्टी के ब्राउन कलर में नजर आएंगे, तो जो शिकारी होते हैं वो इनको पकड़ लेंगे और किल कर लेंगे। और जो ब्लैक है वो भी यहाँ पे प्रोमिनेंट नजर आ जाएंगे, उनको भी शिकारी जो है उनको किल कर लेंगे, पकड़ लेंगे और किल कर लेंगे। और ये जो ब्राउन कलर के चूहे हैं वो उनका यहाँ पे वो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनका कलर भी ब्राउन है और इनके पत्थर का भी और ये जो मट्टी है इनका कलर भी ब्राउन है, तो वो नजर ही नहीं आएंगे, चुप जाएंगे, तो ये बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि नेचर ने इस ब्राउन कलर के चूहों को सिलेक्ट किया, तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, ब्राउन वालों की ज्यादा आएगी, ये भी मर जाएंगे और ये भी मर जाएंगे, तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हमें आम नॉर्मल रूटीन में देखने को मिलता है हाइट में, यानी यहाँ पे 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फीट तक अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ना तो हमें कोई 1 फीट तक बंदा मिलता है, ना कोई 2 फीट का, ना कोई 3 फीट का, बहुत कम ही 3 फीट के मिलते हैं। हमें लोग मिलते हैं 4 फीट से 6 फीट तक, और 7 फीट तक के लोग भी बहुत कम होते हैं। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, यानी यहाँ पे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होगी, यानी हाइट में भी 4 फीट की भी मिलेंगे, 4.5 की भी मिलेंगे, 5 की मिलेंगे। ज्यादातर जो लोग होते हैं उनकी हाइट 4 से 6 तक होती है। तो यहाँ पे हाइट में हमें स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन मिलती है, यानी वो एलील्स जिनकी हाइट जो है 4 होगी, 5 होगी, 6 फीट होगी, वही एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो उनको नेचर सिलेक्ट करेगा, इनको नेचर सिलेक्ट करेगा और यही इनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज्यादा आएगी। एक जो है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है, जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं तो कोई 1 kg, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई 1 kg का बच्चा या 2 kg का बच्चा, बहुत 1 kg का तो होता ही नहीं है, 2 kg का बच्चा बहुत कम सरवाइव करता है। तो हमारे पास 3 kg से लेके 5 तक के बच्चे सरवाइव करेंगे, यानी यहाँ पे एलीलिक फ्रीक्वेंसी, यानी सरवाइव का क्या मतलब है कि ये बच्चे जिंदा रहेंगे, और इससे जो ज्यादा होंगे 6, 7, 8 या इससे जो कम होंगे 1, 2 kg के बच्चे सरवाइव ही नहीं करेंगे। तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, 3, 4, 5 kg की। तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह कुछ बनेगा। इनको हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, यानी हाइट में भी और वेट में भी जो बच्चे पैदा होते हैं वहां पे हमें स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन देखने को मिलती है। अब डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है? डायरेक्शनल सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे चूहे हैं, ये एक चूहा है, ये भी है और ये चूहे हैं। इस चूहे का कलर वाइट है, इसका ब्राउन है और इसका ब्लैक है। अब यहाँ पे जो मट्टी है और पत्थर हैं उनका कलर क्या है, लाइट कलर है, वाइट, सपोज यहाँ पे लाइट कलर है। तो इस एनवायरनमेंट में कौन से चूहे सिलेक्ट होंगे, ये वाइट जो है यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में नजर ही नहीं आएंगे। जब नजर नहीं आएंगे तो शिकार इनका शिकार कैसे करेंगे, ये ब्राउन और ब्लैक तो नजर आ जाएंगे, उनका शिकार करके उनको मार देंगे। तो सरवाइव कौन करेंगे, ये वाइट वाले जो हैं। तो यहाँ पे बीक जो है एक डायरेक्शन पे चली जाएगी, ग्राफ की जो बीक है वो एक डायरेक्शन पे चली जाएगी। तो इस तरह हमें इस एनवायरनमेंट में डायरेक्शनल सिलेक्शन देखने को मिलता है। अब ये तो है वाइट कलर की, सपोज यहाँ पे मट्टी का कलर जो है वो ब्लैक है या जो पत्थर है उनका कलर ब्लैक है, तो भी डायरेक्शनल सिलेक्शन हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो चूहे हैं
वो ब्लैक में वाइट भी नजर आएंगे प्रोमिनेंट, जो ब्राउन है वो भी नजर आएंगे, जो ब्लैक हैं वो यहाँ पे सरवाइव कर लेंगे, यानी एलिलिक फ्रीक्वेंसी इनकी ज्यादा होगी, यहाँ पे सरवाइव कर जाएंगे और ये जो है एक डायरेक्शन पे चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन, यानी जब भी ये बीक एक ही साइड पे चला जाए तो इनको हम बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन हमें आम रूटीन में कहाँ पे मिलता है? ये हमें मिलता है, हमने पढ़ा है नेचुरल सिलेक्शन में, बात की थी हमने 1850 की। इंग्लैंड में जब नो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, जब कोई इंडस्ट्रीज नहीं थे, तब वहां पे पेड़ों के तनों पे लाइकन्स उगते थे, लाइकन्स होते थे। इन लाइकन्स का कलर क्या था? वाइट था। यहाँ पे इन वाइट तनों पे कुछ डिस्टेंट बिटुलेरिया नाम के कुछ इंसेक्ट रहा करती थी। इनमें कुछ में म्यूटेशन हो गई थी जो कि ब्लैक हो गए थे, जो कि ब्लैक थे, और कुछ ऐसे ही वाइट थे। अब यहाँ पे जो परिंदे आते थे, बर्ड्स, वो इन ब्लैक को जब भी ये ब्लैक डिस्टेंट बिटुलेरिया यहाँ पे बैठ के आती थी, वो इनको प्रोमिनेंटली नजर आ जाते थे, तो ये क्या कर लेते थे? इनको खा जाते थे। और व्हाइट वाले नजर ही नहीं आते थे, वो बच जाते थे, वो सरवाइव कर जाते थे। सरवाइव करने की वजह से उनके बच्चे पैदा हो जाते थे, यानी उनकी जनरेशन जो थी वो बढ़ती जा रही थी और ब्लैक जो थे वो कम होते जा रहे थे। तो यहाँ पे व्हाइट की एलिलिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, यानी व्हाइट जो वेस्टर्न बिटुलेरिया थे वो ज्यादा थी। एलील्स इन्हीं के पास होते हैं, तो व्हाइट कलर के जो एलील्स थे वो वही ज्यादा सरवाइव करते थे। तो यहाँ पे इस पॉपुलेशन में व्हाइट वालों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। लेकिन जब 1850 के बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, कारखाने लगे, तो कारखानों से क्या हुआ? पोल्यूशन बढ़ गया। पोल्यूशन जब बढ़ गया तो जब भी पोल्यूशन होता है कहीं पे, वहां पे लाइकन्स ग्रो नहीं करते। ये जो लाइकन्स लगे होते थे इन पेड़ों के तनों पे, वो क्या हो गए? खत्म हो गए। अब ओरिजिनल में जो तने हैं उनका कलर कैसे होता है? उनका कलर ब्राउन होता है। अब ये एक्सपोज्ड हो गए, जो लाइकन्स खत्म हो गए, तो इनके तने अब ब्राउन नजर आने लगे। अब यहाँ पे जब भी व्हाइट वेस्टर्न बिटुलेरिया बैठते थे, व्हाइट वेस्टर्न बिटुलेरिया बैठते थे, तो वो इन ब्राउन तनों पे, इन ब्लैक तनों पे वाज़ेह नजर आते थे। जबकि जब भी ये ब्लैक वेस्टर्न बिटुलेरिया यहाँ पे बैठते थे, तो वो इन ब्राउन तनों पे या ब्लैक तनों पे प्रोमिनेंट नजर नहीं आते थे। तो बर्ड्स क्या कर लेती थी? बर्ड्स इन व्हाइट वेस्टर्न बिटुलेरिया को खा लेती थी। तो यहाँ पे अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद व्हाइट वेस्टर्न बिटुलेरिया जो है वो कम होना शुरू हो गए, जबकि ब्लैक वेस्टर्न बिटुलेरिया वो जो इनको नजर ही नहीं आते थे, वो सरवाइव कर जाते थे, वो अपने बच्चे पैदा करते थे, तो उनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? बिल्कुल एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। ओरिजिनल पॉपुलेशन जो पहले इनके पॉपुलेशन था, वहां पे व्हाइट पेपर मॉथ ज्यादा होते थे, व्हाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, लेकिन अब जो है ब्लैक वालों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? डायरेक्शनल सिलेक्शन, यानी पहले व्हाइट होते थे, जिस तरह का एनवायरनमेंट था, यानी जो इसके तने थे उनका कलर व्हाइट था लाइकन्स की वजह से, तो पहले व्हाइट वाले सिलेक्ट होते थे। लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ, पोल्यूशन हो गया, इनके तनों का कलर एक्सपोज्ड हो गया, तो यहाँ पे ये ब्लैक वाले अब सिलेक्ट होने लगे। यानी यहाँ पे हमें डायरेक्शनल सिलेक्शन देखने को मिलता है। अब डिसरप्टिव सिलेक्शन का क्या मतलब है? डिसरप्टिव सिलेक्शन का मतलब है कि कोई चीज दरमियान में से डिस्टरप्ट हो जाए, यानी इनका इस साइड वाला भी सिलेक्ट हो जाए और ये भी सिलेक्ट हो जाए, लेकिन दरमियान वाला जो है वो रह जाए, इसको बोला जाता है डिसरप्टिव। डिसरप्टिव सिलेक्शन हमें देखने को मिलता है
कैमरॉन एक जगह का नाम है, कैमरॉन। वहां पे कुछ सीड्स हुआ करती थी, कुछ हार्ड सीड्स और कुछ सॉफ्ट सीड्स। अब इन हार्ड सीड और सॉफ्ट सीड को खाने के लिए फिंचेस थी, कुछ फिंचेस थी जो हार्ड सीड को खा सकती थी। उन फिंचों के जो बीक थे वो लंबे लंबे थे, और जो सॉफ्ट सीड को खा सकती थी उनके बीक जो थे वो छोटे छोटे थे। अब यहाँ पे वो बर्ड जिनकी बीक ना तो इतने लंबे थे जो हार्ड सीड को खा सकते थे, और ना इतने छोटे थे जो सॉफ्ट सीड को खा सकते थे, यानी जिनकी बीक दरमियानी साइज के थे, वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि ना वो हार्ड सीड को खा सकते थे और ना ही वो सॉफ्ट सीड को खा सकते थे। तो यहाँ पे हमें दो टाइप्स के बीक वाले बर्ड्स मिलते थे, एक हार्ड सीड को खाने वाले जिनके बीक्स लंबे होते थे, एक सॉफ्ट सीड को खाने वाले जिनके बीक जो थे वो शॉर्ट होते थे। यानी दरमियानी साइज के बीक वाले बर्ड्स यहाँ पे मिलते ही नहीं थे, क्योंकि ना वो हार्ड सीड खा सकते थे और ना वो सॉफ्ट सीड खा सकते थे। तो नेचर ने जिनको सिलेक्ट किया, नेचर ने जिनकी लिलिक फ्रीक्वेंसी जिनकी ज्यादा थी, तो वहां पे किसकी लिलिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? ये हार्ड सीड खाने वाले जिनकी बीक लंबे थे, और ये सॉफ्ट सीड खाने वाले जिनकी बीक जो थी वो छोटी थी। तो यहाँ पे इनमें क्या होगा? डिसरप्टिव सिलेक्शन, यानी जो दरमियान वाले बीक वाले थे वो सिलेक्ट ही नहीं हुए। एलील्स किसके सिलेक्ट हुए? इनके और इनके, यानी एलिलिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी हमें चेंज नजर आ रही है। इनकी आ रही है, इनकी भी ज्यादा है, इनकी भी ज्यादा है। जिनके दरमियान वाले हैं वो तो बिल्कुल है ही नहीं। तो ये क्या है? डिसरप्टिव सिलेक्शन। लास्ट वन क्या है? नॉन रैंडम मेटिंग। सिक्स्थ वन, नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग का मतलब है कि जब भी हम शादी करते हैं ह्यूमंस में नॉन रैंडम मेटिंग होती है, कभी भी रैंडम हम मेटिंग नहीं करते। हम जब भी शादी करते हैं लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, उनकी एजुकेशन का पता करते हैं, एजुकेशन कितनी है, जॉब क्या है, शक्ल सूरत क्या है, सीरत क्या है, खानदान क्या है, ये सब बातें हम देख के फिर शादी करते हैं। तो ये तो रैंडम मेटिंग नहीं हुआ, हमारी कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं। इस नॉन रैंडम मेटिंग की वजह से एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो ये नॉन रैंडम मेटिंग जो है वो भी ऐसा फैक्टर है जो कि हार्डी-वीनबर्ग लॉ को इफेक्ट करता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो मेरे वीडियोस को थम्स अप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि बर वक्त आप लोग को अच्छी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।